हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड अपनी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 100, 3 की पावर 80, 4 to the power 60, 5 की पावर 40, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखो ऐसे देखने में तो हमें पता नहीं लग रहा ना। जैसे हमने बोला 2 की पावर 100, 3 की पावर 80, 4 की पावर 60 और 5 की पावर 40। ठीक है, ऐसे देखने में तो पता लग नहीं रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स है ना, इन सब का हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, एचसीएफ हम लेंगे। एचसीएफ आपको पता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो क्या करता है, इन सब नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 20 होगा। ठीक है, इन सब का जो एचसीएफ है वो 20 होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 को इन सारी पावरों से क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 की पावर 100/20, इसको करेंगे 80 की पावर 20। ठीक है, इसको करेंगे 4 to the power 60 डिवाइडेड बाई 20। पावर्स को वो डिवाइड करना है। ठीक है, 40/20। आज प्लीज़, आज बोर्ड भी हमारे पास छोटा ही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, अगर आपको कोई, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 20 हो गया, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और 5 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए करा कि अब देखो हमारी जो पावर थी, जो इतनी बड़ी डिजिट में थी, वो क्या होगी, छोटी डिजिट में आ गई। ठीक है, अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 to the power 5। 2 to the power 5 का मतलब क्या होता है कि 2 को हमें कितने बार गुणा करना है, 5 बार करना है। कितने बार गुणा करना है, 5 बार करना है। ठीक है, तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32, तो इसका आंसर आ गया 32। अब इसी तरह 3 की पावर 4 मतलब 3 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 ही नंबर से। ठीक है, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, 3 को जब 4 बार करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, इसी तरह 4 की पावर 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64। और 5 की पावर 2 आपको पता है कितना होता है, 25। अब देखो आप इजीली पता कर पा रहे हो ना कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 81। ठीक है, और 81 की जो वो थी हमारी भिन्न थी, सॉरी जो नंबर था वो हमारा कौन सा है, ये भिन्न होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा कौन सा नंबर, नंबर लिख देना आप। ठीक है, ये भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी पावर, जो ये नंबर है 81, ये कौन किस चीज को सॉल्व करके बना, इसको करा ना, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में इसी में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा जैसे यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर बताइए, आपसे वहां पे वो एग्जाम में छोटा नंबर भी पूछ सकता है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। करना आपको सेम ऐसे ही सॉल्व है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हमें बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा है। कभी पूछ लेगा कि इसे असेंडिंग नंबर में आप लिखिए। असेंडिंग मतलब पता होता है ना, असेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, जैसे सीढ़ी चढ़ती है ना, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से हमें। ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या होता है, उल्टा, मतलब सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो एग्जामिनर हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि 5 व 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां प्रथम बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है समकोण का मतलब, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड देखिए आप। अब देखिए हमारी कोई घड़ी है, ठीक है, टाइम उसने कितने बजे बोला है, 5 से 6 बजे, यानी अगर ये हमारा 5 बज रहा है और यहाँ पे ये 6 हो गया। ठीक है, तो देखो घड़ी हमारी कैसी रहेगी, एक जो मिनट वाली है वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और घंटे वाली यहाँ रहेगी ना, तभी तो 5 से 6 बजना शुरू होगा। अब देखो उसने क्या बोला है कि घड़ी की दोनों सुइयों में प्रथम बार समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हर 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में का जो अंतर होता है वो 15 मिनट का होता है। ठीक है, 15 मिनट बाद
यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसने बोला कि फर्स्ट टाइम में ये एंगल हमारा 90 डिग्री का कब बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं कि जब ठीक 5 बजते हैं, जब 5 बजते हैं ना, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो कितने डिग्री का अंतर रहता है, सॉरी कितने मिनट का अंतर रहता है, 25 मिनट का होता है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है ना, 5 10 15 20 25 मिनट का अंतर रहता है। अब देखो हमें पता है कि समकोण बनाने के लिए हमें कितना डिग्री का चाहिए, 15 डिग्री का इसमें अंतर चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 माइनस 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 मिनट। यानी इस घड़ी को जब ये घड़ी अपना 10 मिनट चलेगी, देखो 10 मिनट कैसे चलेगी, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब घड़ी की सुई अब यहाँ से बदले यहाँ आ गई, यहाँ आ गई ना, 10 मिनट चली गई। तो अब इनके बीच का जो अंतर हो गया 15 मिनट का रह गया, और 15 मिनट मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। समझ में है। तो यहाँ पे देखो इस घड़ी को कितना चलना पड़ेगा, 10 मिनट, कितना चलना पड़ेगा 10 मिनट, ठीक है। अब देखो जब घड़ी की जो मिनट वाली सुइयों से 10 मिनट चलना पड़ेगा, तो भैया घंटे वाली चुप थोड़ी रहेगी, घंटे वाली भी तो थोड़ा बहुत चलेगी ना, ठीक है। तो अब देखो जब घंटे वाली चलेगी, तो घंटे वाली चलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 60/55 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 60/55 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, और अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, ये 1 1 आ गया, ठीक है, और ये इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 120 डिवाइडेड बाई 11। इसे थोड़ा और सॉल्व कीजिए, 11 1 जा 11 हो गया, और ये 10 आ गया, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब जब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके ये कितना आ गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, ठीक है। 11:10/11, और ये टाइम कितना हो रहा है, 5 बजे से करा था ना हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 बजकर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 5:10 सही 10/11 पर हमारी जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं उनके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा समकोण बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। ये इसका पहला मेथड था, ठीक है। देखिए अगर आपको ये चीज समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप इसको क्या है डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की। तो आपको केवल घड़ी वाले उनमें एक ही फॉर्मूला जनरली याद करना पड़ता है, 8 डिग्री, सॉरी ए कोई हमारा एंगल है, ठीक है, 30h माइनस 11/2m। अब देखो h क्या है हमारा घंटा। अब देखो 5 और 6 है ना, इसमें फर्स्ट नंबर हम क्या रखते हैं, h की जगह रखेंगे, समझ में आया। फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, h की जगह रखेंगे। ए हो गया हमारा कौन सा डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे यहाँ पे समकोण बना रही है ना, तो समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और मिनट हमसे पूछा हुआ है कि कब ये हमारा वो होगा, टाइम होगा, तो इसकी जगह तो हम क्या रख देंगे 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे 30 मल्टीप्लाई h की जगह हम 5 रखेंगे, माइनस 11/2m। m क्या हो गया हमें निकालना है, ठीक है, बस ये सॉल्व करना है। अब देखो ये माइनस 11/2m है ना, ये जब इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का साइन चेंज होके क्या बन जाएगा प्लस का 11/2m, ठीक है। 35 जब 150, और ये यहाँ पे आगे माइनस का 90 हो गया, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 11/2m इज इक्वल टू, इनको माइनस करो आपस में, तो ये माइनस करके हमें कितना मिला, ये माइनस करके मिला हमें 60, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 60 मल्टीप्लाई ये 2 हमारा ऊपर चला गया और 11 हमारा नीचे आ गया, ठीक है। और सॉल्व कीजिए, आ गया ना उतना ही, देखो 120 डिवाइडेड बाई 11 जैसे हमारा फर्स्ट में आया था, और जब इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ गया 10:10/11 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो सेम उसका वही आंसर आ गया ना कि कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 5:10 सही 10/11, ठीक है। तो देखो इसका ये आंसर हमारा आ चुका है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ चुका होगा। प्लीज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 24 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का अंश बनाती है, या कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, कितने अंश का कोण बनाती है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि घंटे की सुई कितने डिग्री का वो बनाती है, कोण बनाती है ना। अब आप हमेशा याद रखना
कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? आधा मिनट, आधा डिग्री का। ठीक है, 1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री का। मिनट हमारे कितने हैं? 24 है। जब 1 में आधा बनाती है तो 24 में कितना बनाएगी? 24 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो कितना बनाएगी? 12, यानी 12 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर आएगा 12 डिग्री। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये हमारा पासे से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हम पे क्या 3 पासे गिवन है। ठीक है, अब इन 3 पासों में हमें बोल रहा है कि एफ के विपरीत कौन सा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, या तो आप कोई भी मतलब ऐसे 2 पासे लो जिनमें क्या है कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई भी एक नंबर कॉमन आ रहा है। जैसे अब देखो निकालना हमें एफ है ना, तो एफ को तो हम लेंगे ही लेंगे, एफ तो हमें लेना ही लेना है। अब एफ के साथ आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पासा ले सकते हैं जिसमें इन तीनों और उसमें कोई एक नंबर क्या आ जाए, कॉमन आए। ठीक है, तो अगर देखो हम इसको लेते हैं ना, ये वाला दूसरा और तीसरा पासा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमारा कॉमन नंबर क्या है, या कॉमन जो हमारा अल्फाबेट है वो क्या है? तो कॉमन अल्फाबेट है हमारा ए। ठीक है, कॉमन अल्फाबेट हमारा क्या है? ए है। ठीक है, अब देखो ए को पहले मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पासा देखो, जैसे घड़ी की सुई जाती है ना, घड़ी की सुई जाती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसे में ना, क्लॉकवाइज घूमती है। तो हमें उसी टाइप में नंबर लिखना है। मतलब जैसे पहला हो गया मैं ए, क्योंकि ए हमने कॉमन लिया है, तो ए को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना, तो ए के बाद क्या आएगा हमारा? सी, और सी के बाद क्या आएगा हमारा? ई। इतना आपको ध्यान आया? ठीक है, समझ गए? अब देखो नेक्स्ट सेम ऐसे ही हम इस वाले पासे में करेंगे। हमने कॉमन नंबर क्या लिया? ए, तो ए को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ए के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? डी, और डी के बाद क्या आएगा हमारा? एफ। आया आपको समझ में? ठीक है, तो अब देखो यहां से हमें क्या मिलता है कि सी के अपोजिट तो क्या है? डी है। ई के अपोजिट क्या है हमारा? एफ है। ठीक है, अच्छा अब देखो नंबर हमारा कौन सा बच गया? अब हमारा नंबर कौन सा बच गया? सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ हो गया। तो ए के अपोजिट क्या आ गया हमारा? ए के अपोजिट बी आ गया, और ई के अपोजिट क्या आ गया हमारा? एफ आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें इसका आंसर मिल गया कि ई के अपोजिट हमारा क्या आ गया? एफ आ गया। ठीक है, ई के अपोजिट एफ आ गया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 05723 का प्रयोग करके कुल 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब देखो हमें क्या बनानी है? 5 अंकों की संख्या बनानी है ना। हम इस तरह से बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 अंक की बनानी है हमें। ठीक है, अब देखो 5 अंक की जो संख्या है वो 5 डिजिट से ही तो वो होगी ना, मतलब 5 अंक उसमें होने जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये वाला नंबर यहाँ आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी इस नंबर से भी शुरू हो सकती है और इस नंबर से भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये 0 नंबर यहाँ पे फिल करूँ स्टार्टिंग में, तो क्या ये जो हमारी बनने वाली संख्या 5 नंबर की संख्या होगी? नहीं होगी ना। किसी नंबर के आगे मैं 0 कर दूंगी और यहाँ पे 7 2 3 5 इस तरह से नंबर बना दूंगी। ठीक है, तो अब आप इसे क्या बोलोगे? ये 5 अंकों की संख्या है? नहीं है ना, क्योंकि 0 पहले इसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। तो ये कितने नंबर की संख्या बन गई? 4 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, अब देखो यानी ये 0 नंबर है, फर्स्ट में फिल नहीं हो सकता, फर्स्ट वाले बॉक्स में ये फिल नहीं हो सकता। उसके बाद ये कितने में भी फिल हो जाए। अगर मैंने इसको 0 को सबसे लास्ट में कर दिया तो अब ये 5 नंबर की संख्या बन रही है। मैं बीच में रख सकती हूँ, पर मैं सबसे आगे नहीं रख सकती हूँ 0 को। ठीक है, तो ये आगे वाला जो बॉक्स है इसमें से इन 5 में से केवल 4 नंबर फिल हो सकते हैं। या तो यहाँ 5 आ सकता है, या तो यहाँ 7 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो यानी पहले वाले बॉक्स में मैं केवल 4 नंबर फिल करूंगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा वो है कौन सा? सेकंड वाला बॉक्स। तो सेकंड वाले बॉक्स में तो हम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं ना, 0 भी डाल सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं हम पे फिल करने के लिए? 5। इसी तरह यहाँ पे भी कितने हैं? 5। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। बस अब आपको क्या करना है? इन सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा?
5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500 और 500 5 जा 250, 2500 इतना समझ में है। यानी हम इन नंबरों का प्रयोग करके टोटल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 5 अंकों वाली 2500, ठीक है, 2500 हम संख्याएं इनकी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2022 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ठीक है। आपसे एग्जामिनर किसी भी वर्ष का कैलेंडर पूछ सकता है। तो आपको देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी। अब देखो याद क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा गिवन वर्ष है ना, जो दिया गया साल है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। करिए, 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, सॉरी 22 है, और 4 पंजे 20, तो इसका कितना है 2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है इसका शेषफल कितना बच रहा है, ठीक है। तो शेषफल इसका कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमारा शेषफल कितना बचता है? 0 बचता है, ठीक है। शेषफल 0 बचेगा तो हम कितना ऐड करेंगे उसमें? 28। अगर हमारा शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो तब हम कितना ऐड करेंगे? 6। और अगर 2 या 3 में से कोई बचेगा तो हमारा कितना बचेगा? 11। हमें ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। अगर शेषफल 0 बचता है तो हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। अगर शेषफल 1 बचता है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। और 2 के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ता है? 11। ये 11 हमें किस में जोड़ना पड़ेगा? दिए गए साल में, ठीक है। तो 2022 में हम जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2033। तो 2033 में सेम यही कैलेंडर दोबारा क्या होगा? हमारा रिपीट होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको लिखूंगी तो ये छोटा ब्लैक बोर्ड, छोटा व्हाइट बोर्ड है, और ये पूरा इसमें लिखने में पूरा व्हाइट बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप इसे आप इसे लिख लीजिए और मैं यहाँ पे इसे समझाती रहूँगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि सूर्यास्त के समय 2 सहेलियाँ रेशमा और सीमा आमने सामने एक दूसरे के खड़े हुए थे। अब देखो हमें पता है कि सूर्योदय किधर से होता है? ये डायरेक्शन है ना, तो सूर्य उदय होगा यहाँ से, अस्त कहाँ होगा? पश्चिम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा सूर्य और ये अस्त हो रहा है, ठीक है। ये पश्चिम डायरेक्शन है हमारी, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे 2 सहेलियां हैं, आप लीजिए 2 सहेलियां हैं रेशमा और सीमा, आमने सामने एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। यदि रेशमा की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है तो सीमा का मुंह किस दिशा की ओर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जो रेशमा है, रेशमा की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर, दाईं मने राइट, ठीक है। रेशमा की परछाई राइट साइड, ठीक है, राइट साइड पड़ रही है, ठीक है। अब देखो 2 सहेलियां वो आमने सामने खड़ी हुई हैं। अब देखो अगर यहाँ से हम पे लाइट पड़ रही है और ये कोई इंसान है तो उसकी परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगा ना, कि इधर बनेगा? इधर तो नहीं बनेगा। कोई भी हमारा बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट की जस्ट दूसरी साइड में बनती है ना, ठीक है। अगर देखो हमारा क्या बोलता, क्वेश्चन में बोलता कि सुबह सूर्य उदय के समय, तो सूर्य उदय के समय सूरज इधर होता, तब इसकी परछाई किधर बनती? इधर नहीं बनती। तब इसकी परछाई किधर बनती? इधर बनती। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि सूर्यास्त के समय 2 लड़कियां आमने सामने खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम रेशमा को यहाँ पे मैं खड़ी करती हूँ इस साइड में ना, कि मुंह उसका उधर है, ऊपर की तरफ है, तो अभी इसकी परछाई किधर बन रही? इसके इधर बनेगी ना। यहाँ पे इसके हाथ ये होगा, ये इसका सीधा हाथ होगा, ये उल्टा हाथ होगा, तो राइट हैंड में बन रही है ना, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे खड़ा करते रेशमा को इधर, मतलब इधर इसका मुंह है, तो इधर इसका ये वाला हाथ राइट होता ना, आप अपने आप को इमेजिन करो, ये वाला हाथ राइट होता और ये वाला इसका लेफ्ट होता, तो तब क्या इसकी परछाई इसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही थी? नहीं बन रही थी ना। तब इसकी परछाई क्या बन रही थी? इसके लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रही थी,
आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो हमें यही चीज समझना है, कहाँ पे हमारी परछाई बनेगी, कौन सा हमारा दायां है, कौन सा हमारा बायां हाथ है। ठीक है, तो रेशमा क्या होगी, रेशमा हमारी यहाँ खड़ी होगी। ठीक है, तो जब रेशमा यहाँ है तो उसके सामने जस्ट सामने कौन है, हमारी सीमा है। तो सीमा हमारी कहाँ होगी, यहाँ खड़ी होगी। ये हो गई हमारी रेशमा, ये हो गई हमारी सीमा। ठीक है, अब देखो रेशमा के जस्ट राइट हैंड में इसकी परछाई बन रही है ना। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में पूछा हुआ है कि रेशमा और सीमा जो खड़े हुए हैं, तो उसमें सीमा का मुंह किधर की तरफ है, सीमा का मुंह किधर होगा। देखो रेशमा का मुंह किधर है, नॉर्थ की तरफ है ना। ऐसे में डायरेक्शन बनाऊंगी तो यहाँ देखो सूरज यहाँ पर है, यानी ये वेस्ट साइड हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो रेशमा तो किधर देख रही है, साउथ की तरफ, और ऐसी डायरेक्शन में इसकी तरफ बना दूंगी तो सीमा किधर की तरफ देख रही है, साउथ की तरफ। समझ में? तो इसका आंसर हो गया हमारा साउथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखे होंगे, बैंकिंग में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे यहाँ एग्जाम में भी आते हैं, रीजनिंग में। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 786 को हम क्या लिखते हैं कोड में, स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, इसी तरह 958 को किसी कोड में लिखा जाता है हार्ड वर्क पेज। ठीक है, और 645 को लिखा जाता है स्टडी एंड वर्क। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि भाई इन्होंने वेरी को क्या लिखा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अब हमें पता है कि वेरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके एलिमिनेट करके तब आप देखना पड़ेगा कि वेरी यहाँ पे क्या आ रहा है। अब देखो अगर आप इन दोनों में देखते हो तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज। तो यानी हार्ड यहाँ पे भी है और हार्ड यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इन दोनों नंबर की कोडिंग देखूंगी तो इसको इन्होंने क्या लिखा 786 और इसको लिखा 958। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 8 एंड 8। हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई हार्ड बराबर 8 है, लेकिन हार्ड का हमें पूछा नहीं है तो इसलिए हमें इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वेरी निकालना है। ठीक है, एक नंबर कट हो गया। अब इन दोनों में आप देखो, अब देखो वेरी का हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें स्टडी का भी पता होगा ना। अभी हार्ड का तो हमने एलिमिनेट कर दिया, अब स्टडी का हमें पता होना चाहिए कि या तो 7 होगा या 6 होगा। ठीक है, जो भी होगा उसे हम काट देंगे तो जो रेस्ट हमें बचेगा वही हमारा स्टडी का होगा। अब देखो हम स्टडी का कैसे निकालेंगे। अब देखो इन दोनों अगर दूसरे और तीसरे में हम देखते हैं तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, वर्क वर्क कैंसिल हो गए। इसी तरह इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 5 और 5 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पता चल गया कि वर्क और वर्क हमारा कट गया ना। ठीक है, तो कौन सा नंबर कट गया, 5 भी 5, मतलब 5 हमारा वर्क का हो गया और हार्ड का हमारा 8 हो गया। अब क्या बचा हम पे, स्टडी एंड और स्टडी वेरी। अब इन दोनों को हम देखेंगे तो देखो स्टडी दोनों में कॉमन है, कैंसिल करो स्टडी से स्टडी। अब इन दोनों में क्या चीज नंबर बचा, यहाँ बचा 7 6, यहाँ बचा 6 4, और कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, तो दोनों में से 6 आउट हो गया। तो अब हमें पता चल गया भाई जो बचा हुआ नंबर है वो इसी का तो होगा, वेरी का। ठीक है, तो वेरी का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। समझ में आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन देखो, या तो आपको वो किसी एक वर्ड के बोलेगा कि इसकी कोडिंग करो, या आपको इनसे रिलेटेड फिर एक सेंटेंस देगा। ठीक है, जैसे वर्क स्टडी हार्ड, जैसे इस टाइप से दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब बोलेगा कि इसका कोड लिखो, तो आप इसका कोड तभी लिख पाओगे जब आपको हर वर्ड का पता होगा कि भाई हमने स्टडी को क्या लिखा, हार्ड को उसने क्या लिखा, वर्क को उसने क्या लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, दो दो को लेके एलिमिनेट करके आपको क्या करना है, हर वर्ड का, अगर हर वर्ड का पूछा हुआ है तो हर वर्ड का आपको पता होना चाहिए कि इसका कोड क्या है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड का पूछा है तो आपको एलिमिनेट करके सिर्फ उसी का ढूंढना है कि उसका हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आज की वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और आज की इस वीडियो में आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा समझाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए, और आपकी जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो आज की हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।